वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 11 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि निक्सी के बारे में है। निक्सी ने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया कि वो फ्री आईडीएन ऑफर करेंगे। आईडीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। फ्री में ऑफर करेंगे जो 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें। अब यहां पर कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर नहीं हुई होंगी जिसकी वजह से ये आप इस इंफॉर्मेशन को लेकर क्लियर नहीं हुए होंगे। सबसे पहले तो ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है और दूसरा ये इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम क्या है। अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए मतलब आप नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि इंटरनेट एक्सचेंज का मतलब क्या है और इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम का मतलब समझने के लिए आपको समझना होगा कि डोमेन नेम का मतलब क्या है। तो शुरुआत पहले निक्सी के साथ करते हैं जिसमें एक टर्म है इंटरनेट एक्सचेंज। देखिए इंटरनेट कैसे काम करता है। दुनिया भर में समंदर के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं जो कि आप इस मैप में देख रहे हैं। ये फाइबर दुनिया के हर कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं और ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इसमें लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है और ये जो लाइट होती है ये अपने साथ डेटा और इंफॉर्मेशन को भी कैरी करती है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा और इंफॉर्मेशन लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में कैरी हो रहा है उसके लिए लाइट कोई किराया नहीं लेती। मतलब डेटा का जो फ्लो है वो तो फ्री होता है, लेकिन जिन ऑप्टिकल फाइबर्स में ये डेटा का फ्लो होता है उसे बिछाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो टीयर 1 की कंपनीज होती हैं, लेयर 1 की जो बड़ी इंफ्रा कंपनीज होती हैं वो इन समंदर में इन ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछाते हैं। तो मतलब ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना और उसे मेंटेन करना ये एक खर्चे का काम है जिसे टीयर 1 की बड़ी कंपनीज करती हैं। अब इसमें उनका फायदा क्या होता है, जब वो वेरियस कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो फिर लाइक इंडिया में अगर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट हो चुका है कई सारी कंट्रीज से तो फिर यहां पर टीयर 2 की कंपनीज होंगी जो इंडिया में ऑपरेशनलाइज कर रही होंगी इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। वो इनसे कनेक्शन लेंगे और हमें सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे इंटरनेट की जो ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ तैयार रहेगा और उसके बदले में वो कुछ किराया या कुछ पैसे दे देंगे इन टीयर 1 की कंपनीज को। उसके बाद कुछ टीयर 3 की कंपनीज भी होती हैं जो लोकल लेवल पे इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से प्रोवाइड करवाते हैं लाइक तिकोना, डेन, हैथवे और एयरटेल फाइबर या जियो। ये सभी लोग हमारे घरों तक इन फाइबर्स के माध्यम से जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। टीयर 2 की कंपनी समटाइम्स सैटेलाइट्स के माध्यम से भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। अब हमने समझ लिया कि इंटरनेट आता कैसे है। अब इसमें होता यह है कि आपने एक पार्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चूज किया, वो आपको इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हैं और आप आपस में कई सारे लोगों से कनेक्ट हुए हैं। अब यहां पर ये इंफॉर्मेशन का फ्लो अच्छी तरीके से चलता रहे इसके लिए एक म्यूचुअली डिसाइडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं जहां पर सभी इस बात को इंश्योर करते हैं जो भी स्टेक होल्डर्स हैं कि डेटा के फ्लो को रोका नहीं जाएगा। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि डेटा का फ्लो मेंटेन रहेगा पूरी दुनिया में बिना किसी हिंड्रांस के, उसे आप प्रोटोकॉल कह सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसे आप इंटरनेट प्रोटोकॉल कह लीजिए कि प्रोटोकॉल इंटरनेट के फ्री फ्लो को इंश्योर करने के लिए है। अब अगर आपने एक सर्विस प्रोवाइडर को चूज करके इंटरनेट लिया हुआ है तो वो सर्विस प्रोवाइडर जिनको भी इंटरनेट दे रहा है वो आपस में कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है तो उससे जो सर्विसेज ले रहे हैं वो ये दोनों जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर्स हैं ये आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। इस कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है इंटरनेट एक्सचेंज की। इंटरनेट एक्सचेंज एक पीयर की तरह काम करता है, एक मददगार व्यक्ति की तरह काम करता है या ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है जो वेरियस जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको कनेक्ट करता है ताकि उनकी जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग जो सर्विस अवेल करने वाले लोग हैं उनमें आसानी से फ्लो हो सके, इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी जो वेरियस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आपस में जोड़ देता है, लिंक कर देता है, उसे हम कहते हैं इंटरनेट एक्सचेंज। अब इंडिया में जो इंटरनेट एक्सचेंज करने वाली बॉडी है, मतलब ये इमीडिएशन करने वाली जो बॉडी है या मदद करने वाली जो बॉडी है, उसे ही निक्सी कहा गया है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखिए जो निक्सी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शन 8 है उसके तहत स्टैब्लिश किया गया, 2003 में रजिस्टर किया गया। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पीयर करता है, मतलब मददगार साबित होता है, हेल्प करता है किसमें, ताकि वो जो डोमेस्टिक टैरिफ है उसे अच्छी तरीके से, ट्रैफिक को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा, जब तक निक्सी नहीं था तब तक हम यूएस या अब्रॉड के किसी इंटरनेट एक्सचेंज का सहारा लेते थे। अब इसमें कई सारी दिक्कतें होती थी।
जैसे कि हमारा जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके इंटरसेप्ट होने का खतरा रहता था, प्लस हमें उसकी फीस भी देनी होती थी, तो इसमें नुकसान होता था। तो अभी हमारे पास अपना निक्सी है जो ये काम किया करता है। ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी को हर भारतीय तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है, जिसके लिए वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये एक आईएन रजिस्ट्री भी मेंटेन करते हैं। जो डॉट इन आप देखते हैं कई बार वेब एड्रेसेस में, उसे मेंटेन करने का काम भी निक्सी का ही है। इंडिया का जो एक एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है, जो इंडिया का अपना एक्सटेंशन है, वो डॉट इन है। हर डोमेन नेम के बाद एक एक्सटेंशन होता है डॉट इन डॉट कॉम जैसा, तो डॉट इन इंडिया का है। इसके अलावा इसके अंडर में एक इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स भी काम करती है, इरिन, जो कि आईपी एड्रेस वगैरह अलोकेट करती है। इस पर आएंगे कि ये क्या है। अभी आर्टिकल में आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी देखिए, बात करते हैं डोमेन नेम क्या होता है। जब भी आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो वहां पर आप एक नाम टाइप करते हैं। पहले नाम की जगह पे आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता था। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि नंबर्स के फॉर्म में होता था। इसे याद करना मुश्किल होता था, इसीलिए बाद में इसे डोमेन नेम से एड्रेस कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, लाइक ओनली आईएस। ये एक डोमेन नेम है, हालांकि इसके कई सारे और हिस्से होते हैं, लाइक डॉट कॉम हो सकता है, डॉट इन हो सकता है। इसके अलावा आपको http/www डॉट भी दिखेगा, तो ये सब भी डोमेन नेम का ही हिस्सा होते हैं। तो कोड नेम ये है जिसे आप सर्च करते हैं, उसके बाद ये डोमेन नेम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसके बैकग्राउंड में इसे एक आईपी एड्रेस से जोड़ा जाता है। वो आईपी एड्रेस जो आपकी डिवाइस रिकॉग्नाइज करती है, जिसकी वजह से आप हमारी इस वेबसाइट तक या फिर इस चैनल तक पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके से डोमेन नेम का आपने मतलब समझा। वो नेम या डोमेन नेम एक प्रकार का वेब एड्रेस है जिसकी मदद से आप किसी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। अभी तक ये डोमेन नेम यूजुअली लैटिन लैंग्वेजेस में या इंग्लिश में होता था, लेकिन इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम का मतलब यह है कि इसे दुनिया भर की जो अलग अलग भाषाएं हैं उसमें भी तैयार किया जाए। तो अब इंडिया की 22 लैंग्वेजेस में भी इन डोमेन नेम्स को तैयार किया जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये पूरी इंफॉर्मेशन क्या रही। अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि एक एंटिटी है इरिन, इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स, जो काम करती है निक्सी के तहत। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। इसका नाम पहले नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री हुआ करता था। ये एक्चुअली में जो आईपी एड्रेस वगैरह होता है उसे अलोकेट किया करते हैं जो भी इनकी एफिलिएटेड बॉडी है उनको। तो उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 के बारे में है। एनकेव्स का फुल फॉर्म है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021। इसे अभी ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। अब यहां पर देखिए, आप नाम को जरा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। इकोसिस्टम सर्विसेज का वैल्यूएशन और अकाउंटिंग करने के लिए यह फोरम अभी तैयार किया गया। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब आप समझ लीजिए, जो हमारा एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, वो हमें कई तरीके की सर्विसेज देती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पानी बरसता है जमीन पर, वो पत्तों, जो सड़े गले पत्ते हैं उनसे होकर गुजर के बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है, फिर वो मिट्टी की कई सारी लेयर्स को क्रॉस करते हुए कई सारे मिनरल्स एक्यूमुलेट करता है, फिर वो एक्वाफर में चला जाता है। फिर आप सीधे एक्वाफर में से पानी निकालते हैं और आपको मिनरल वाटर मिल जाता है। इसी वाटर को प्योर करने के लिए या फिर उसमें मिनरल्स डालने के लिए एक कंपनी को बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। तो कुल मिला के एनवायरमेंट आपको फ्री में मिनरल वाटर दे रहा है। ये इकोसिस्टम सर्विस है, मतलब पानी को प्योर करना या फिर हवा को प्योरीफाई करना और भी कई तरीके की सर्विसेज हमें इकोसिस्टम देता है। हम उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे कि किस देश के पास कितना नेचुरल कैपिटल है। मतलब नेचुरल कैपिटल का मतलब हो सकता है आपके पास कितने पेड़ हैं संख्या में, एकड़ में, जो आपको सर्विसेज दे सकते हैं, तो उसे आपकी नेचुरल कैपिटल माना जाएगा। तो जो एनकेव्स है वो थियरी और प्रैक्टिस में एनवायरमेंटल और जो इकोसिस्टम अकाउंटिंग है उसका काम करेगा। कहां पर? 5 देशों में, ब्राजील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका में। अब चूंकि ये फोरम है, मतलब कई सारी बॉडीज होंगी। इसे ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम और सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन तीनों एंटिटीज के द्वारा मिलकर। इसका उद्देश्य यह है कि जो 5 पार्टिसिपेटिंग पार्टनरशिप कंट्रीज हैं वहां पर हम ये देखें कि जो एनवायरमेंट है उसकी इकोनॉमिक अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। 2021 के अंत तक ये काम किया जाएगा। जो फंड मिलेगा वो यूरोपियन यूनियन के पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट के तहत दिया जाएगा। यहां पर जो नेशनल फोरम है इंडिया के लिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिया के अचीवमेंट क्या है नेचुरल कैपिटल को लेकर। हम एनसीए में इंडिया की जो प्रायोरिटीज हैं उनको डिसाइड करेंगे, और जिस स्टेक होल्डर्स अभी इंटरनेशनल एजेंसीज में एनसीए के एरिया में जो कुछ भी काम हुआ है उसके बारे में हम उनको बताएंगे, सभी स्टेक होल्डर्स को। एनकेव्स इंडिया फोरम 2021, देखिए इसे
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलकर। वर्चुअल फॉर्मेट में अभी से रिलीज किया गया है। हमें लोगों को अवेयर करना है कि इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव क्या है जो हमें सर्विसेज देता है या उसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है। अब यहाँ पर हमारा जो नेचुरल कैपिटल है उसमें किस प्रकार से हमारा इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो होपफुली आपने ये आर्टिकल समझा। देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म के बारे में है। देखिए, अभी हाल ही में सेकंड और फाइनल सेशन हुआ इंडिया के 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का, जिसे WTO ने जिनेवा में हाल ही में कंक्लूड किया। अब देखिए, ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म एक रेगुलर मैकेनिज्म है, समय समय पर होता है। इंडिया का जो लास्ट रिव्यू मैकेनिज्म में इंडिया गया था वो 5 साल पहले यानी कि 2015 में गया था। तो इंडिया का जो रिव्यू होता है वो हर 5 साल पर होता है। अमेरिका, चाइना, इन सब का हर 3 साल पे होता है। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए, WTO के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉनेटरी मैकेनिज्म है जो कि उरुग्वे के फर्स्ट राउंड में ही रिजल्ट में आ गया था। देखिए, उरुग्वे राउंड के पहले जब WTO बना उसके पहले एक बॉडी हुआ करती थी या एक एग्रीमेंट था जिसे कहा जाता था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। लगभग इसने 5 दशक तक काम किया। उसके बाद महसूस हुई आवश्यकता कि हमें एक और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म चाहिए। तो फिर उरुग्वे राउंड में वार्ता शुरू हुई और शुरू में ही ये कहा गया कि हम सभी देशों की जो ट्रेड पॉलिसी है उसको आपस में मिलकर रिव्यू कर लेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। बाद में इसी के रिजल्ट के तौर पे मराकेश में एक एग्रीमेंट होता है 1994 में और WTO बनकर हमारे सामने आ जाता है। तो उरुग्वे राउंड जब चल रहा था तो शुरू में ही ये डिसाइड हो गया था कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं जब वो आपस अपने देश में कुछ भी ट्रेड पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे तो हम सभी लोग मिलकर उसे रिव्यू करेंगे, वो बढ़िया है कि नहीं है। और इस बात को एनेक्स 3 जो मराकेश एग्रीमेंट था जो मोरक्को में साइन किया गया था वहां पर एनेक्स 3 में डाला गया था, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि WTO के सभी मेंबर्स इस रिव्यू में आएंगे। कैसे आएंगे? जो 4 सबसे ऊपर वाले मेंबर होंगे, मतलब जिनका सबसे बड़ा हिस्सा होगा वर्ल्ड ट्रेड में, जैसे यूरोपियन यूनियन वर्तमान में US, जापान और चाइना है, इन सभी को हर 3 साल पर रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद के 16 देश जो ग्लोबल शेयर बड़ा रखते हैं उनको हर 5 साल पर रिव्यू किया जाएगा। इंडिया सेकंड लेवल पे आता है, 2015 में रिव्यू हुआ था, फिर अभी 2020 में रिव्यू होता है और अभी रिजल्ट्स वगैरह 21 के शुरुआत में आ गए। और जो बाकी के देश हैं उसके नीचे उन्हें 7 साल में एक बार रिव्यू किया जाता है। जो लीस्ट डेवलप्ड है उनको सबसे बड़े गैप पर रिव्यू किया जाता है। तो ये एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, ये आपने समझ लिया होगा। जो रिव्यू है उसे कंडक्ट किया जाता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के द्वारा, जहां पर वो मेंबर कंट्री से पूछते हैं कि आपकी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उसके बारे में आप हमको बताइए। फिर इकोनॉमिस्ट वगैरह उसे एनालाइज करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जो सेक्रेटेरिएट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू डिवीजन है उसमें उसे पब्लिश कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम के बारे में है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया था, जहां पर हमने 20 इंस्टीट्यूशंस को चूज किया, 10 प्राइवेट और 10 पब्लिक, इस उद्देश्य से कि हम इन्हें इतना बड़ा बनाएंगे कि इंडियंस जो हैं वो अच्छी और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन अवेल कर सके इंडिया में ही रहकर और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिले। ठीक है, अब इसमें जो 10 एंटिटीज थी या 10 जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे और 10 प्राइवेट होंगे, उन्हें इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का दर्जा दे दिया जाएगा। अभी हाल ही में ये डिसाइड किया गया है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हैं ये अपने कैंपस दूसरे देशों में भी खोल सकते हैं, मतलब एक इंटरनेशनल बॉडी की तरह ये काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर सकते हैं, जहां पर दूसरे देशों में भी इनकी ब्रांचेस होंगी जहां पर वो एजुकेशन इंपार्ट करेंगे। तो देखिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास टीचिंग इंडिया में दें, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की तरह वर्क करें, इसी उद्देश्य से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए ऑर्डिनरी इंडियंस को, ताकि ये मिल सके। ये कैपेसिटी को एनहेंस करेगा स्टूडेंट्स की, रिसर्चर्स की, कि वो ग्लोबल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी रिसर्च है, उसे कंपीट कर सकें। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस IOE का टैग अवेल करेंगे उन्हें फायदा क्या होगा? उन्हें ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, वो फीस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, कोर्स का ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं और उनके गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे काम करेंगे, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का दर्जा पाएंगे उन्हें 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग दी जाएगी गवर्नमेंट की ओर से। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ आज़ादी मिलेगी, बाकी सब उन्हें अपने से ही करना होगा। हमारा अगला आर्टिकल H1B वीजा के ऊपर है। अभी हाल ही में USA ने अनाउंस किया कि वो जल्दी ही एक मॉडिफिकेशन करेंगे H1B वीजा नॉर्म्स में, जहां पर हायर वेजेस एंड स्किल्स को तवज्जो दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, H1B वीजा दिया जाता है किसी भी फॉरेनर को USA के द्वारा, ताकि वो किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाकर USA में जॉब कर सकता हो।
ये वीज़ा यूजुअली 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन लोग ट्रिक करते हैं। 3 साल के बाद वो अपना एम्प्लॉयर चेंज कर देते हैं और फिर से वीज़ा के लिए अप्लाई करके लंबे समय तक यूएसए में काम करते हैं। H1B वीज़ा के सबसे बड़े बेनिफिशियरी इंडियंस हैं, उसके बाद नंबर आता है चाइनीज़ का। H1B वीज़ा का अलोकेशन अभी तक कैसे होता था? इसमें लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी में अगर आपका नाम आ गया तो फिर आपको H1B वीज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन अभी ये कहा गया है कि इस रूल में बदलाव किया जाएगा। अब वीज़ा देते वक्त लॉटरी का इस्तेमाल ना करके उस व्यक्ति के वेजेस एंड स्किल्स को देखा जाएगा। अगर आपके वेजेस जहां पर आप होम कंट्री में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, आपकी स्किल्स काफ़ी बढ़िया हैं, तो आपको वीज़ा प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाएगा, ना कि तुक्का लगा के या फिर लॉटरी निकाल के। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो अंटार्कटिक ओजोन होल के बारे में है। अंटार्कटिक ओजोन होल के बारे में अभी WMO ने ये बोला कि ये बंद हो चुका है, अच्छी बात है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कही। अंटार्कटिक ओजोन होल हर साल कुछ समय के लिए दिखता है। पहले काफ़ी बड़ा था, धीमे धीमे इसकी रिकवरी हो गई है। इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया एक अंटार्कटिक सर्वे साइंटिस्ट फॉर्मन गार्डिनर और शैंकलिन के द्वारा 1985 में। ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग और लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट होल रहा ओजोन में, जो लगभग 40 सालों तक जो भी हमने मॉनिटर किया सबसे बड़ा होल हमें यही मिला। देखिए, ओजोन लेयर का डिप्लेशन एक ग्लोबल फेनोमेना है, होता रहता है जगह जगह पे, लेकिन ये डिप्लेशन अंटार्कटिक में कुछ ज्यादा देखने को मिला। काफी गहरा होल देखने को मिला जिसे ओजोन होल कहा गया। अब ओजोन होल ऐसा कुछ नहीं है कि एक कोई गड्ढा हमें आसमान में दिख रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, जो ओजोन है अगर आप देखें तो केमिकली ऑक्सीजन के 3 एटॉम्स यानी कि O3 को ओजोन कहा जाता है। अपर एटमॉस्फेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये हमें मिलते हैं। हम लेयर तो कहते हैं, बट एक्चुअली में वहां के एटमॉस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कई बार कुछ जगहों पे तो ये थिक होते हैं, लेकिन जहां पर ये थिक भी होते हैं वहां पर भी लगभग 1 मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स ओजोन के होते हैं, मतलब ये मिक्स होता है। लेकिन फायदा इसका ये होता है कि जो हार्मफुल सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं, ये उसे सोख लेते हैं। अगर ये धरती पर आ जाए तो स्किन कैंसर या बाकी डिसीजेस का खतरा बढ़ जाएगा, तो ये इससे हमें बचा लेते हैं। लेकिन अंटार्कटिक रीजन में वहां पर इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया था, जिससे काफी चिंता जाहिर की गई थी। अब होता यह है कि क्लोरीन और ब्रोमाइड जो एटॉम्स होते हैं वो O3 के साथ रिएक्ट करके उसे खत्म कर देते हैं। अब इसका एमिशन अंटार्कटिका में तो नहीं होता, इसका एमिशन यूजुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, लेकिन एयर सर्कुलेशन के माध्यम से ये अंटार्कटिका में पहुंच जाते हैं। और वहां पर जब सर्दी पड़ती है तो बहुत सर्द एटमॉस्फेयर बन जाता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल कंडीशन तैयार होती है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स तैयार होते हैं। ये क्लाउड्स इन केमिकल्स को काफी हाइट पर लेकर जाते हैं और इन स्पेशल कंडीशंस की वजह से अंटार्कटिका में जो ओजोन का डिप्लेशन है वो काफी स्पीड अप हो जाता है, तेज हो जाता है। ओजोन को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंस हैं उनमें नाम आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, क्लोरोफॉर्म, हैलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड का। ठीक है, यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। एनकेव्स प्रोजेक्ट यूरोपियन यूनियन फंड कर रहा है, इंडिया इसमें पार्ट नहीं ले रहा है। निक्सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये, जो इंटरनेट कनेक्शंस और ट्रांजिट सर्विस में मदद करता है या प्रोवाइड करवाता है, यहां पर प्रोवाइड लिखा हुआ है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है WTO का मॉनिटरिंग के लिए। H1B वीजा बिगेस्ट बेनिफिशियरी इसका चाइना है और उसके बाद नंबर आता है इंडियंस का। ओजोन डिप्लेशन के एक्सपेंशन का रीजन है केमिकल कंटेनिंग क्लोरीन और ब्रोमाइड एटॉम्स, जो कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से स्प्रेड होते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, कौन सा गलत है। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।